अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कारोबारी हफ्ता में मैं हूं आपका मेज़बान शुजा कुरैशी। ये हफ्ता कारोबारी लोगों के लिए, सरमायाकारों के लिए बहुत ही तशवीशनाक साबित हुआ क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस में वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख 5 वोट से हार गए। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जो गवर्नमेंट है, और उसके बाद हमने देखा उसका रिएक्शन स्टॉक मार्केट पे भी अगले दिन नज़र आया जब मार्केट 900 पॉइंट नीचे रही। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। अब इस एतमाद के वोट के बाद हुकूमत की क्या तरजीहात होंगी, मईशत पे क्या असरात होंगे गोइंग फॉरवर्ड। अभी ज़ाहिर है कि सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन भी होना है, वो भी सीक्रेट बैलेट से होना है। अभी भी काफ़ी जो सियासी सूरत हाल है गैर यकीनी है। इस पर हम बात करेंगे मुज़म्मिल असलम से, जो सीनियर इकॉनमिस्ट भी हैं और चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं टैंजेंट कैपिटल एडवाइज़र्स के। जी मुज़म्मिल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये अब बताइए कि ये जो हफ़्ता था बड़ा, इसमें कारोबारी लोगों को और सरमायाकारों को बड़ी तशवीश थी, क्योंकि जो सेनेट का इलेक्शन हारे अब्दुल हफीज़ शेख साहब, फिर आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। अब गोइंग फॉरवर्ड आप क्या समझते हैं? अपोजिशन तो यही कहती है कि जी अभी अपोजिशन इनकी वीक रहेगी, अभी सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होने को है 12 तारीख को, और इसके असरात ज़ाहिर है कि जो अनसर्टिनिटी जब बढ़ती है पॉलिटिकल, तो उसका इकॉनमी पे बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आप अब इस एतमाद के वोट के बाद आप चीज़ें कैसे देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? देखिए शुजा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज द कांस्टेंट। और जो है ना, ये हमने कभी, मेरे तकरीबन जब से 2008 से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई है, ये तीसरा टर्म है, मैंने कोई 3 महीने पाकिस्तान में, जिसे कहते हैं हिंदी में अल्फाज शांति के नहीं देखे। कभी कोई मूव पास हो जाती है, कभी लॉन्ग मार्च आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो दिस इज अ कांस्टेंट। और वी आर मतलब हमें बेचैनी होती है अगर अनसर्टेनिटी ना हो, ठीक है। और हमारे स्टॉक मार्केट के जो लोग हैं वो तो दे आर वेटिंग फॉर दिस। उनको मतलब एक ग्रुप है हमारी मार्केट में जो शॉर्ट सेलर्स हैं और दे लव टू मेक मनी, कि मुल्क में बुरी खबरें आए, बुरी चीजें आए तो वो शॉर्ट करें, बाजार को जो है वहां से कमाएं। एक ग्रुप ये कह लें, या मेरे जैसे लोग जो बड़े पॉजिटिव रहते हैं हमेशा, आई ऑलवेज लाइक टू हियर गुड न्यूज, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव। और अगर कोई बैड न्यूज भी होती है तो आई ट्राई टू कम आउट विद द पॉजिटिविटी आउट ऑफ दैट बैड न्यूज, ठीक है ना। तो यू विल फाइंड वेरी फ्यू पीपल लाइक मी, और लोग मुझे उसका ताना भी देते हैं कि यार हर वक्त तेजी अच्छी नहीं होती। तो अनफॉर्चुनेटली जब परसों एक हमने सीन्स देखे, ड्रामा देखा, तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है ना, मैं आई बिलीव कि इसमें क्वालिटी ऑफ असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन इज वेरी लो ना। और ये यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं आपकी इंस्टीट्यूशन साइड से जो है ना, क्वालिटी जो है ना सामने जो है ना ये आए। और वो एक आम आदमी के मुकाबले में, क्योंकि दे हैव रिसोर्सेज, तो उनके पास ह्यूमन कैपिटल अच्छा होता है कि वो उस रिसोर्सेज से फायदा उठा के अगर कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उसका यूज किया जाए। लेकिन मैंने देखा कि हमारे इंस्टीट्यूशंस खास तौर पे जब से हम इमर्जिंग मार्केट में आए, और वो जो है एक बहुत कंफ्यूज माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब आप ये देखें कि आम आदमी भी प्रेडिक्ट कर रहा था कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जिस दिन सेनेट के इलेक्शन खत्म हुआ था उसी दिन रात को कह दिया था कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जाऊंगा। एक आम आदमी गरीब में, हमारे जो घर में मुलाजिम है, वो तक कह रहे थे कि इमरान खान जो है 180 सीट अपनी पूरी ले लेगा। लेकिन हमने देखा कि वेरी नेक्स्ट डे स्टॉक मार्केट जो है 1000 पॉइंट नीचे खुली पूरा दिन। हालांकि कुछ रिकवर हुई, लेकिन डे एंड में देखा फिर 900 पॉइंट माइनस। डे एंड में जब नंबर आए, फॉरेनर जो ऑन द ग्राउंड नहीं है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो बाहर दूर होता है जितना, वो ज्यादा पैनिक करेगा। वो नहीं थे, हमारे इंस्टीट्यूशंस ने पैनिक किया, और जिस तरीके से कोशिश की गई मार्केट को मारने की, वो आप सबके सामने। फिर कल का दिन आया, क्योंकि 2 ट्रेडिंग सेशन थे आफ्टर सेनेट इलेक्शन और बिटवीन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो कल का सेशन हमने देखा, मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग आई, और अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग आई। 2/3 ऑफ द फॉल जो है कल रिकवर हुआ। लेकिन अगेन कल तो बहुत ज्यादा, मतलब हर जगह राइटिंग ऑन द वॉल हो गया था कि इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। लेकिन हमने फिर देखा कि वही इंस्टीट्यूशंस बाजिद रहे और उन्होंने ये किया। अब आई एम श्योर कि कल क्या होगा
वो कहेंगे कि जी अब वो सेनेट इलेक्शन में देखते हैं कौन जीतेगा, यूं होगा, चेयरमैन साहब का फिर इलेक्शन उसके होगा। बाद कह देंगे पंजाब में जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का यूं होगा, फिर 26 मार्च करीब आ जाएगी, कहेंगे वो लॉन्ग मार्च शुरू हो गया। तो देखें, बात यह है कि जो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अनसर्टेनिटी हैज बीन और विल बी क्रिएटेड इन आवर माइंड। हालांकि एक जितना जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव फ्लो से ये गवर्नमेंट चली है, पीडीएम आया, पहले फजलुर रहमान आए, कुछ नहीं कर सके, पीडीएम सब मिलके जो है उन्होंने आपने देखे जलसे किए, ये किए वो किए, एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं। अब सेनेट में जो है वाहिद जमात है जिसकी चारों से सीटें हैं, वो है हिस्टोरिकली जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो उनकी सेनेट में पंजाब से सीटें थी, सिंध से भी नहीं थी, केपी से भी नहीं, हालांकि जब पीपल्स पार्टी आई थी तो उनका भी ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो एक बहुत अरसे के बाद हमने देखा एक ऐसी गवर्नमेंट आई जिसकी सेनेट में हर सूबे से रिप्रेजेंटेशन है, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, केपी से। फेडरल गवर्नमेंट में भी अपसेट हुआ, उसके बावजूद एक एक। अब आप ये देखेंगे पीएमएलएन की आउटसाइड पंजाब एक सीट नहीं है सेनेट में जी। फिर इसके बाद ये जो अभी नए सेनेट के इलेक्शन, पीपल्स पार्टी की आउटसाइड सिंध जो है कहीं भी एक जबरदस्ती पीडीएम और पाकिस्तान इतिहाद बना के जो एक खैराती सीट निकाल ली और कुछ पैसे वैसे की ऐसी बातें आई है। तो इससे ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। जब लास्ट टाइम संजरानी जो है सेनेट चेयरमैन बने थे तो संजरानी एंड पीटीआई के पास सिर्फ 36 वोट से एंड दे मैनेज टू फॉर्म अ सेनेट चेयरमैन, ठीक है ना। आज इनके पास दोनों के पास इनके सारे मिला के 47-48 नंबर है, तो नाउ दे जस्ट नीड 3 people to have their Senate chairman. Last time they need more than 16 people, तो दे मैनेज, ठीक है। तो इससे ज्यादा सर्टेनिटी और क्या होगी जब एक गवर्नमेंट की सेनेट में मेजॉरिटी 180 की सीट्स यहाँ ले बैठे हैं। और आप ये देखें कि डिस्पाइट कि इनकी इतनी थिन मेजॉरिटी थी, इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिकल विल दिखाई है टू इम्प्लीमेंट आईएमएफ प्रोग्राम, टू इम्प्लीमेंट फेटअप, वो जिसे कहते हैं ना कि इट्स नॉट कंपैरेबल। अगर आप पिछली हुकूमतों को देखें तो वो कॉम्प्रोमाइजेस करते थे अपने पॉपुलैरिटी वोट को देखते हुए। आसिफ अली जरदारी की गवर्नमेंट ने आईएमएफ प्रोग्राम बहुत तेजी से स्टार्ट किया तो 2010 में छोड़ दिया था। पीएमएलएन ने आईएमएफ प्रोग्राम जो है उनको लाइट मिला था, उसके बाद उन्होंने कंप्लीट रिवर्स कर दिया था आईएमएफ प्रोग्राम को, और उन्होंने डेवलपमेंट स्पेंडिंग, डेफिसिट, ये वो मार के बेड़ा गर्क कर दिया था। इमरान खान अभी इन सारे हालात को देखते हुए आपने देखेंगे बिजली की बिल, अब बिजली अभी बढ़ा ली इन्होंने, पेट्रोल में थोड़ा बहुत इन्होंने रोका है। आज सुबह सेनेट इलेक्शन था और आप ट्रिब्यून की खबर पढ़े कि 80 इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दी कि इसको विड्रॉ करना है, 80 इनकम टैक्स। आज इसमें सेनेट में आके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहा था, उससे पहले सुबह कर आया। तो इट शोज हिज पॉलिटिकल विल कि ही इज नॉट हियर to have 5 years in power and enjoy. He's taking a hit और नॉन पॉपुलर डिसीजन भी ले रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि इलाज हो जाए इस मुल्क का और हम इंडिपेंडेंट हो जाए रादर कि हम इधर उधर जाए। तो आई बिलीव कि इससे ज्यादा पॉलिटिकल सर्टेनिटी पाकिस्तान को, जो अनसर्टेनिटी के अंदर सर्टेनिटी है, वो जो है आज के दिन एज वी आर टॉकिंग इज मच बेटर देन पास्ट। अच्छा ठीक है, आपने जो मेंशन किया ना कि सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन अब 12 मार्च को होने जा रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि एक दिन पहले जो 11 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने वो हियरिंग सेट की है जो शिकायत की है पीटीआई ने जब अली हैदर गिलानी की वीडियो आई है। तो अब देखते हैं वो भी एक अगर अब खैर हियरिंग है, अब सेम डे कोई डिसीजन पता नहीं ईसीबी का आता है कि नहीं, बट ये भी सर्टेनिटी होगी कि जी 12 को अगले दिन जो है सेनेट का भी जब चेयरमैन की इलेक्शन होने जा रही हो तो टाइड्स कैन टर्न ऑल्सो, कोई सरप्राइज वहां भी आ सकता है। देखें वो एक वोट उधर फंसा हुआ है, एक फैसल वावडा का भी तो फंसा हुआ है जो कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला था अदालत से। तो बात यह है कि आई थिंक कि अभी तक इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया था, ठीक है। तो इलेक्शन तो 12 तारीख को हो जाएगा सेनेट चेयरमैन का। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि रूलिंग पार्टी इज वेरी क्लियर अबाउट द चेयरमैन सेनेट कैंडिडेट और वो संक्रांति को अपॉइंट करती है, ठीक है। लेकिन आप अगर ये देखें, डोंट फॉरगेट कि ऑपोजिशन पार्टी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 11 पार्टीज।
और उनका कोई कंसेंसस कैंडिडेट फॉर वो नहीं आया। बिलावल ने उस दिन कह दिया कि यूसुफ रजा गिलानी हमारा कैंडिडेट होगा फॉर द सेनेट चेयर। बट हैविंग सेड दिस, ये मरियम के मुंह से नहीं निकला, फजलुर रहमान के मुंह निकला, और किसी के मुंह से नहीं निकला। तो अभी इट्स टू अर्ली टू कॉल के पीडीएम को तो पहले अपना इंटरनल कंसेंसस जनरेट करना है फॉर द कैंडिडेट, जो मेरी नाकिस रही है। ठीक है, आपने सुने हैं मरियम के मुंह से कि ये यूसुफ रजा गिलानी? नहीं, तो आवाज आपकी नहीं सुना। तो अभी पीडीएम को तो एक चैलेंज और, तो अभी एट द मोमेंट रूलिंग गवर्नमेंट आर वेरी क्लियर कि हु इज गोइंग टू बी द सेनेट चेयरमैन फॉर देम। ठीक है, ठीक है। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं कि ये डिप्टी चेयरमैन के लिए जो है एमपीएम को नॉमिनेट करते हैं। तो ये भी, तो ये इनके पत्ते बहुत स्ट्रांग हैं, इनके पास मेजॉरिटी है और दे आर लुकिंग एट द क्रिस्टल बॉल। और याद रखिएगा कि ये जो आधी सेनेट है, इसने पिछली दफा भी संजरानी को बनाया था सेनेट चेयरमैन, और ये सीक्रेट बैलेट है। तो मेरे ख्याल में दिस गवर्नमेंट हैव अपर हैंड। इवन देन अपर हैंड ना भी हो तो आप अब इनकी जितनी सीट्स हो गई है मेजॉरिटी, कभी कभार कोई कानून आप जो है असेंबली से पास नहीं करा पाते तो आप ज्वाइंट सेशन कर सकते हैं। तो ज्वाइंट सेशन से फिर आप मेजॉरिटी वोट से आप लोग पास करा देते हैं। तो दे हैव मोर पावर इन पार्लियामेंट कंपेयर टू बिफोर दिस सेनेट इलेक्शन। तो ये इनकी जो अब लॉ पास कराने की एबिलिटी जो होगी पहले से और ज्यादा होगी, इनकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, क्योंकि अब इन्होंने एक्स्ट्रा 15-16 सीटें और निकाल ली हैं सेनेट में रिलेटिव टू लास्ट में। तो मैं एज आई सेड कि मुझे इस अनसर्टेनिटी में आज जो है आई सी मोर सर्टेनिटी कंपेयर टू जुलाई 2008 जब इमरान खान था। ओके, चलें, ठीक है, आपको पॉलिटिकल सर्टेनिटी गोइंग फॉरवर्ड नज़र आती है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं जो इकॉनमी की बात करें। अब ये एतमाद के वोट के बाद हमने देखा कुछ लोगों ने जो खिताब भी किया, उसमें इत्तेहादियों का भी टाइम दिया गया, और फिर शेख रशीद साहब ने जो एक बात की, वो एक बात उन्होंने आवाम की कि महंगाई बहुत है। तो अब जो हम देख रहे हैं चीज़ें मुज़म्मिल, हमको पता है कि हमारी जो मईशत थी वो एक रिकवरी की फ़ेज़ में आ चुकी थी, स्टेबिलिटी की फ़ेज़ में आ चुकी थी, फिर वो कोविड आ गया, उससे और दोबारा से हम पीछे चले गए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दुनिया जो वैक्सीनेट हो रही है अब आहिस्ता आहिस्ता, तो जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो बहुत ऊपर चली गई हैं, तकरीबन $70 के पास पहुंच गई हैं। हमने यहाँ पे IMF का प्रोग्राम अब जो रिन्यू हो रहा है उसमें बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। फरवरी के जो महंगाई की शरह के नंबर्स आए हैं वो काफ़ी ऊपर आए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड अब एक इकनॉमिक चैलेंजेस भी होंगे, और जैसे आम आदमी का ख्याल करना है गवर्नमेंट को, वज़ीर आज़म को, वो एक और मुश्किल टास्क नहीं नज़र आ रही आगे उनके सामने आपको? देखिए शुजा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने जो है ऑयल पिछले 10 सालों में $25 से $150 के दरमियान हमेशा देखा है, और हमने ये भी देखा कि हम जैसे ही $70-80 को क्रॉस करते हैं वी यूजुअली गेट अंडर प्रेशर। ठीक है, और नो डाउट अबाउट इट, अगर ये इस तरफ फर्दर हम जाते हैं तो इट विल ऑब्वियसली हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी रिजर्व साइड। बट आप ये देखें कि हम जब हिस्टोरिकली जब हम उस तरफ जाते थे तो वी नेवर डू द क्वेश्चन, हम बफर नहीं क्रिएट करते थे, हम बोरो कर करके अपने डेफिसिट को फाइनेंस करते थे। लकीली अभी ये हो रहा है कि दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द सोर्सेज ऑफ फंड्स एज वेल एज द सोर्सेज ऑफ इनकम। अब आपके सामने रोशन डिजिटल इज अ क्लासिक एग्जांपल जी। अगर एवरेज 10% ऑयल बढ़ता है, यानी कि $6 से $7 ऑयल बढ़ता है, तो हमारे जो रिजर्व्स में हिट आती है वो $1 अरब की आती है, $1 अरब की आती है। हमने रोशन डिजिटल से $500 मिलियन से ज्यादा, मतलब एक बफर, तो तकरीबन 600 पे पहुंच रहा है जी अमाउंट। अच्छा, लेकिन दूसरा ये कि हमारा इस साल का जो, अगर आप लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी सुनते तो स्टेट बैंक ने जो टारगेट रखा हुआ है करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो 2% ऑफ द जीडीपी, 2 से 2.5, यानी $7 बिलियन का। हम वी आर सिटिंग इन फरवरी और अभी तक हम $900 मिलियन सरप्लस में। तो हमने, इसका मतलब ये कि पिछले 8 महीने में अपनी जो बफर है वो $4 अरब की बना ली है इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट।
तो हमने जो है एक बफर क्रिएट कर लिया था। अब अच्छी चीज ये है कि एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस है। इवन कि हमारी कॉटन की क्रॉप अच्छी नहीं आई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बेहतर हो रही हैं। फिर गवर्नमेंट ने स्मगलिंग और दूसरी चीजों के अलावा लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया। जैसे मोबाइल फोन बनना शुरू हो गए हैं, ये चीजें, टायर स्मगल नहीं होकर आ रहे, अब टायर यहाँ बनना शुरू हो रहे हैं। तो वो हम देख रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट्स में वो वाला प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा है, इवन कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स लो हो गए। स्टिल जो है मुश्किल हो रही है इंपोर्ट्स को वो बढ़ाने में। अगर इंपोर्ट में फर्क आए तो वो प्राइस इफेक्ट आया। अब एक चीज आपको जहन में रखनी होगी कि लास्ट 6 मंथ में वी हैव इंपोर्टेड फूड अलॉट, यानी कि हमने जी। चीनी मंगाई है, गंदम मंगाई है। अब गंदम की क्रॉप इज अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। जितनी चीनी हमें लास्ट ईयर मंगानी पड़ी थी, अब इतनी चीनी आने वाले महीनों में नहीं मंगानी पड़ेगी। तो हमने कोई $1.25 अरब जो है उसमें खर्च किया था फॉर फूड इंपोर्ट। तो वो उसको थोड़ा सा वहां से वो स्लो डाउन होगा, और अगर ऑयल प्राइसेस जो है वो होती है। फिर अब आप ये देखें कि अब गर्मियां आ गई तो एलएनजी भी आपकी फेवर में आना शुरू हो गई है। अब पहले आपका एनर्जी मिक्स में सिर्फ ऑयल आता था, अब आपका एनर्जी मिक्स एलएनजी से भी थोड़ा सा वो है। तो वो अगर आपका स्लोप सही हो, हालांकि वो लिंक ऑयल प्राइसेस से है, लेकिन आप उसमें भी कंट्रोल कर जाते हैं। तो द पॉइंट इज कि हमें, जो हम माजी में गलतियां करते थे कि हम जब तेल बढ़ता था ना तो हम कोई काउंटर मेजर्स नहीं लेते थे, और उसकी वजह से हमारा फट जाता था करंट अकाउंट। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कि दे आर टेकिंग काउंटर मेजर्स ऑल्सो। ठीक है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, एक्सपोर्ट्स पे रोजाना रजाक दाऊद आप देख लें, बेचारा महीना खत्म नहीं होता, ट्वीट कर देता है, कोई एक मीटिंग होती है किसी से ले आते हैं सामने। जी। दे ट्राइंग वेरी हार्ड। और ये इस टाइम पे जहां पे दुनिया की एक्सपोर्ट्स खराब हुई हुई है, सो आप पड़ोस मुल्क में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, दे आर सफरिंग ऑन एक्सपोर्ट्स, और हम अपनी एक्सपोर्ट्स को सस्टेन कर रहे हैं। तो आई एम नॉट टू वरिड कि इस दफा अगर ऑयल भी देखें, अभी फिलहाल ओपेक और इनसे मैनिपुलेटेड है। इट इज नॉट अ ग्लोबली कोई ऑयल के फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहे। दिस इज डिमांड सप्लाई को ट्विस्ट कर रहे हैं, कभी ओपेक कोटेक ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, इस तरह की चीजें हुई हुई है। तो जो मेजॉरिटी रिव्यूज यही आ रहे हैं कि ऑयल को बड़ा मुश्किल होगा न्यू लेवल्स बनाने में और इन लेवल्स को सस्टेन करने में। तो अच्छा, ये गोइंग चीज है। फॉरवर्ड, अब मुजम्मिल ठीक है, आप अभी भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। जो मैंने लेकिन आवाम के पर्सपेक्टिव से पूछा ना कि महंगाई जो खाने पीने की ख़ास तौर से अशिया की कीमतों में हमने इजाफा देखा है, उस वो जो जिन है उसको कैसे कंट्रोल हुकूमत कर सकती है, क्या रिसोर्सेज हैं उनके पास? देखें, बात ये कि जो उस जिन को कंट्रोल करने का, एक तो ये कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी आफ्टर कोविड। और आपको याद होगा लास्ट ईयर अगस्त में जिस तरह बारिश हुई थी, तो उसके बाद हमारी बहुत फसलें खराब हो गई थी और बहुत कुछ हो गया था। तो ये दो इंसिडेंट कन्वर्ज हो गए थे। उसके बाद हमने देखा था फूड शॉर्ट हो गया था, टमाटर, ये वो सब्जियां। अच्छा, उस सीजन में जो है ना हमारे पोल्ट्री फार्म हज़ात के लोगों ने बहुत नुकसान किए थे, तो वो बंद हो गए थे लिटरली। अब हम ये देख रहे हैं कि डिमांड सप्लाई बैलेंस होना शुरू हो रही है। जो सब्जियां पिछले दिनों बहुत महंगी हो गई थी, टमाटर, ये जी। वो टमाटर तो नीचे बहुत आ सस्ते गई हो हैं। गए, थोक के हिसाब से हाँ, मिलते हैं टमाटर, अब। आलू, प्याज, सारी चीजें सस्ती हो गई हाँ, हैं। लेकिन हरी पोल्ट्री मिर्च महंगी का हो गई फर्क है, हो जाता चिकन है। महंगी हो गई। चिकन का मैंने आपको बता दिया कि पोल्ट्री फार्म्स के मसले हैं। वो जो है लॉसेस उनको बहुत ज्यादा हुए थे वहां पे। जितने अगर 100 पोल्ट्री फार्म मुल्क में काम कर रहे थे, इस वक्त वो 80 या 75 कर रहे हैं। उनका वर्किंग कैपिटल का इशू आ गया, ये सारी चीजें आ गई। तो वो एक साइड ऑफ द स्टोरी जो है ना, वो अगेन डिमांड एंड सप्लाई साइड है। इट हैज टू डू के आप जो है मुल्क में अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बनाएं, आप अपने रिजर्व्स क्रिएट करें। हमारी अनफॉर्चुनेटली कोई गवर्नमेंट किसी चीज की, किसी कमोडिटी का रिजर्व नहीं क्रिएट करती। और जब हम रिजर्व क्रिएट नहीं करते तो एकदम उसका सप्लाई शॉक जब आता है तो हम देखते हैं उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। तो आवाम को जो, अगर आपने रिलीफ देना है ना, आप यूटिलिटी स्टोर से ना दें। आप कोशिश करें कि उसकी जो है जितनी हमें जरूरत है मुल्क में पैदावार की, उतनी पैदावार को इंश्योर करें। हम्म। अभी ये देखें, आप कॉटन क्रॉप की एग्जांपल ले लें। पिछले साल चीनी का रेट ज्यादा था, किसी ने कॉटन लगाई नहीं, सबने गन्ना लगा लिया। और कॉटन जो है ऑल टाइम लो, 7 मिलियन बेल्स आ गई। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, सूबाई हुकूमतों का खास तौर पे, कि वो कॉटन बेल्ट पे इंश्योर करे, कॉटन लगे, किसी और बेल्ट पे इंश्योर करे, वो लगे चीजें। और गवर्नमेंट को जज कर लेना चाहिए कि अगर कोई फसल कम लग रही है
तो उस फसल के लिए कुछ सपोर्ट अनाउंस करते हैं कि अगर आप इस दफा टमाटर लगाएंगे तो हम आपको फ्री खाद दे देंगे, या ये दे देंगे, या वो दे देंगे। यू हैव टू मैनेज विद इन कमोडिटीज ऑल्सो। तो हमारी कोई वो मैक्रो फोकस नहीं है, माइक्रो फोकस नहीं है। तो ये चीजें करने की जरूरत है। कोई आपने जो है ना फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर नहीं लगाया जो इस पे मेरे ख्याल से है, खुसरो बख्तियार थे, जी। लेकिन कभी उनका इन्वॉल्वमेंट इस तरह का नहीं देखा, ना पिछली गवर्नमेंट में देखा। तो द वर्ल्ड हैज चेंज। इवन सिंगापुर जैसा छोटा मुल्क, वो भी हर कमोडिटी का रिजर्व, इवन गोश्त जो होता है गोश्त, उसके भी वो रिजर्व बिल्ड करते हैं कि कल को कुछ हो जाए तो दे हैव सफिशिएंट सप्लाईज। लेकिन एक बात शुजा आपको बता दूं कि फूड प्राइस इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल फिनोमेना एट द मोमेंट, नॉट अ लोकल फिनोमेना। ठीक है। अच्छा, क्योंकि एक आखिरी अगर सवाल कोई मुजम्मिल, वो ये कि जो हमने शुरू जहाँ से किया था पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए, अब इस एतमाद के वोट के बाद जो कुछ तकारीर हुई हैं उसमें इत्तेहादी जमातों ने कहा है कि अब आप रिफॉर्म्स करें, FBR के रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बड़े ज़रूरी हैं पाकिस्तान के बका के लिए, उसकी फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए। और जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि रिलीफ आवाम को देने वाली, तो गोइंग फॉरवर्ड आप समझते हैं कि अब ये जो एक झटका लगा है ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो, कि कुछ लोग काफ़ी तनकीद करते थे गवर्नमेंट पे कि यहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, यहाँ पे लैग कर रहे हैं, इस झटके के बाद वो अब और पावरफुल होकर आएंगे, या कुछ मैं तज्जियाकारों को सुन रहा था, खैर अब मैं जो पॉलिटिकल तज्जियाकार हैं जो मेन स्ट्रीम चैनल पे होते हैं, मैं ज़ाहिर है कि उसके बारे में क्या कहूँ, वो अभी भी वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि इस झटके के बाद जो है ये और कमज़ोर हो जाएंगे। आपकी क्या रीडिंग है? देखिए, बात ये कि लर्निंग बाय डूइंग है। पहला साल के मुकाबले में हम सब ने देखा इनका दूसरा साल गवर्नेंस का बेहतर था, और फिर पोस्ट कोविड हमने देखा वो दूसरे साल के मुकाबले में इनका गवर्नेंस का स्टाइल बेहतर था। तो एक ये जो है एज द टाइम गोज ऑन दे आर इम्प्रूविंग ऑन देयर डिलीवरी। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिस तरीके से अब IMF प्रोग्राम रिवाइव हुआ है, फेटफ से हम निकले, क्योंकि फेटफ का एक बहुत बड़ा प्रेशर था और फेटफ ने हमसे गन पॉइंट पे चीजें कराई जो अवाम को बराह रास्त हिट करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ये झटका जो है इनको और ज्यादा वो जो है उसने अलार्म बेल खड़े कर दिए कि पहले ये समझते थे कि 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो अब इनके जहन में ये होगा कि हो सकता है 4 साल हो, 3.5 साल हो। तो वी हैव टू मीट द टारगेट अगर हमने फील्ड में वापस जाना है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इनकी डिलीवरी पॉइंट जो पॉइंट होगा वो ज्यादा बेहतर और हो जाएगा मजीद। रहा सवाल हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो टीवी पे बैठे, वो तो आपको पता है वो डिवाइडेड हो चुके हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एट ऑल। वो बहुत ज्यादा अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, एक तो आपको पता है मीडिया हाउसेस की लाइकिंग डिसलाइकिंग हो गई है, फिर उसके बाद एंकर्स की भी जो है ना वो एक सेगमेंट्स बन चुके हैं। तो इसीलिए मैंने और आपने यूट्यूब चैनल की तरफ रुख किया है कि हम अपनी जो इंडिपेंडेंस है, बजाय उस चैनल में जब इनवाइट हो और वो उन्हीं की बातों पे और मशवरों पे जो है शुरू हो जाए, हम एक क्लियर कट व्यू जो है लोगों को दे दें। तो ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है ये तो पिछले 2.5 साल में 5 दफा इस हुकूमत को घर भेज चुके हैं। PDM जब शुरू नहीं हुई थी तो इन्होंने घर भेज दिया था, मौलाना के उस पर घर भेज दिया था, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे घर भेज दिया था। तो दे आर ऑन द रॉन्ग फुट। एक्चुअली वो एनालिसिस से ज्यादा अपनी ख्वाहिशात बता रहे होते हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि ख्वाहिशात जो हैं वो अगर कभी कोई एनालिस्ट बताएगा तो वो हमेशा से रॉन्ग होगा। तुक्का तो लग सकता है लेकिन ज्यादातर रॉन्ग होगा। ठीक, लेकिन वो भी हमारे बारे में यही कहते हैं कि हम भी ख्वाहिशात के हाँ, बारे लेकिन में हमारे बारे में ये कहते हैं हमारी तो तनख्वाह भी नहीं लगी हुई ना। या तो हमारी तनख्वाह लगी हो तो हम कहें ठीक है, या हमें उनकी कोई बराह रास्त कोई सपोर्ट मिली हो। हम तो कराची में बैठे हुए हैं, यहाँ तो अपना पानी भी खुद खरीद के पीते हैं, चौकीदार भी अपने घर का खुद, हमें तो सिक्योरिटी भी नहीं मिलती। तो या तो हमें कुछ मिल रहा हो तो लोग कहें कि हाँ जी ये फायदा उठा रहे हैं तो ये इसलिए इनके बारे में बोलते हैं ना। हम उनके कभी वो सफर करते हैं तो उनके जहाज में, जैसे आप एक जमाने में जियो में थे, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर के साथ आपके सफर के इत्तेफाक रहे हैं 1-2 दफा। तो अगर वो हमें मिल रहा होता तो हम कहते हैं हाँ जी चले, हम इसलिए हमारी ख्वाहिशात और हमारा टिल्ट उधर है। हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, हम तो सफर कर रहे हैं, रिसीविंग एंड पे महंगाई होती है। सुबह से मैं के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में खड़ा हुआ था, मेरे घर का बिजली का बिल 3,80,000 सर्दियों में भेज दिया। तो तो ये अगर हमें कोई फायदा मिल रहा था, लेकिन अब
अगर कोई एक आम जरा सा बायस इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी होता और उसके अगर ये बिल आता तो हुकूमत को गालियां दे रहा होता। अब ये के इलेक्ट्रिक की मिस एडमिनिस्ट्रेशन है। के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, वो उन्होंने हरकत की है, गलती की हुई है, और तो मैं अब उसका जिम्मेदार मुल्क, हुकूमत, सबको ठहरा दूं, तो ये मैं अपने शोबे के साथ ऑनेस्टी नहीं करूँ। ठीक है मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल के हमसे बात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम मुज़म्मिल असलम से बात कर रहे थे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं टेंशन कैपिटल एडवाइजर्स के। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मोहम्मद सुहेल से, जो CEO हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। हमारे साथ रहिए। कारोबारी हफ्ते में दोबारा खुश आमदीद। हम बात करेंगे मोहम्मद सुहेल से, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। उनसे भी यही पूछेंगे कि जो इस वक्त गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पैदा हो गई है, इसके मीशत पे क्या असरात होंगे और स्पेशली स्टॉक मार्केट पे से क्या असरात होंगे। सुहेल, वेलकम टू द शो। ये बताइए, इस हफ्ता हमने देखा है कि सियासी जो हलचल नज़र आई है, उसके बाद आज फाइनली वज़ीर आज़म साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, उनको मिल भी गया, 178 वोट्स पड़ गए। अब लुकिंग फॉरवर्ड आप क्या समझते हैं कि ये इस हलचल के बाद अब रास्ता आगे हमवार हो गया है पॉलिटिकली, या अभी आगे और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? देखिए, मार्केट में ये कंसर्न तो अब पैदा हो गया है, क्योंकि ये कोई रिस्क मार्केट नहीं समझती थी कि ये हुकूमत जो है वो इतनी कमज़ोर हो सकती है, और ये जो हफीज़ शेख साहब ने जो सीट लूज़ की है, वो तवक्कुआत लोगों की नहीं थी। लोगों का ये ख्याल था कि ये रूलिंग गवर्नमेंट के लिए बहुत आसानी होती है, और चूंकि इस गवर्नमेंट को नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी हासिल थी, तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। तो मेरे ख्याल में आगे ऑल्दो इस कॉन्फिडेंस वोट के साथ कुछ सेंटिमेंट से बेहतर होगा, मगर आगे जो हर लेवल पे अनसर्टेनिटी होगी, स्पेशली जो सेनेट के चेयरमैन का डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब है, वो बड़ा क्रूशल है। सियालकोट में दोबारा इलेक्शन होना है, तो पॉलिटिकल नॉइज भी रहेगी और मार्केट में वो थोड़ा सा उसको असरअंदाज भी करती रहेगी। ओके, अब ज़ाहिर है कि आज हमने ये भी देखा कि जो हुकूमत के अपने इत्तेहादी जमातें थीं, उनको जब मौका दिया गया बोलने का, तो उन्होंने बड़ा बरमला इजहार किया कि हमें यही फोरम मिलता है जहां हम आपसे बात कर सकते हैं। तो एक शिकायत भी थी बड़ी क्लियर कट। तो आई थिंक हुकूमत को ना सिर्फ ये कि अपोजिशन आप समझते हैं उनसे भी अभी ज़ाहिर लड़ना पड़ेगा, और ये अपनी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। बड़ा कैटेगोरिकली आज उनको मैसेज दे दिया असेंबली के फ्लोर पे। बिल्कुल, हमने तकरीर सुनी दोनों तरफ से, चाहे वो GDA है या MQM है। उनके कंसर्न्स पहले थे, अभी खुल के सामने आए हैं। बल्कि GDA ने तो कुछ दिनों पहले कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि उनका जो सेनेटर मुंतखब नहीं हुआ, जिससे वो नाराज हैं। तो ये हालात शुजा फ्रैंकली स्पीकिंग वैसे ही हैं जो 90s में हुआ करते थे। बहुत थिन मेजॉरिटी होती थी, कोलिशन गवर्नमेंट होती थी, और वो बिल्कुल एज पर होती थी। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को बहुत बड़ा चैलेंज है, अपने इत्तेहादियों से दोस्ती भी रखनी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करने हैं, IMF की डिमांड्स को भी पूरा करना है, मुल्क में तरक्की भी लानी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा चैलेंज पहले से थे, और अब इस सेनेट की सीट हारने के बाद वो चैलेंजेस और बढ़ गए हैं हुकूमत के लिए। अच्छा सुहेल, ये बताइए, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर कोई लेजिस्लेशन करनी होगी तो ठीक है, आपकी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, बट अगर जॉइंट सेशन आप बुला लें तो कम से कम कुछ लेजिस्लेशंस जो हैं वो तो हो सकेंगे। आप समझते हैं ये बात दुरुस्त है? जी, पहले से तो देखें बेहतरी है, क्योंकि पहले जो सेनेट में PTI और उसके इत्तेहादियों की सीटें कम थी, अब वो तकरीबन 47 के करीब हो गई हैं। तो पहले से सूरत हाल बेहतर है, मगर और पहले भी देखें इनकी मेजॉरिटी ना होने के बावजूद भी काफ़ी बिल्स पास हुए हैं। तो देखिए, पास होना ना पास होना एक बात है, और आसानी से पास कराना अभी भी मुश्किल होगा। तो उस मुश्किल में कमी ज़रूर आई है, मगर अभी भी बहुत आसानी इसलिए नहीं होगी कि अभी भी उनको सेनेट में ख़ास तौर से
वोट्स लेने में दुश्वारी होगी। मगर पहले के रिलेटिव आप बात करें तो आपका कहना सही है, चूंकि सेनेट में इस दफा पीटीआई और इत्तेहादियों की सीटें बढ़ी हैं तो कुछ तकलीफ कम जरूर होगी, मगर अगर चेयरमैन पीटीआई का नहीं लगता तो फिर भी मुश्किलात रहेंगी, क्योंकि चेयरमैन के काफ़ी पावर्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें चेयरमैन के हाथ में भी होती हैं। और मीनिंगफुल रिफॉर्म्स की जहाँ बात कर रहे हैं तो वो आप समझते हैं कि हो पाएंगे इवन इन जॉइंट सेशन? देखिए, मीनिंगफुल रिफॉर्म्स अब डिपेंड करता है प्रायोरिटी क्या है हुकूमत की। जो पाकिस्तान का जो पिछले 2-3 साल के बहुत शदीद जो मसले मसाइल हैं, उसमें सबसे बड़ा एनर्जी सेक्टर का मसला है। अब वो एनर्जी सेक्टर का मसला पहले तो हुकूमत की विल हो, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर वो जाके पार्लियामेंट से पास कराए। ये बहुत ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं। इसके अलावा जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं हुकूमत की, वो बदस्तूर लॉस की जा रही हैं। पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट, और तो करंट अकाउंट साइड कुछ मैनेज हो गई, फिस्कल डेफिसिट का बहुत बुरा हाल है। 8-8.5% का 2-3 साल से फिस्कल डेफिसिट, ये बहुत खतरनाक पोजीशन है। तो मुझे लगता है कि हुकूमत की कैपेबिलिटी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत इत्तेहादियों को भी साथ रखना चाहती है, हुकूमत अवाम पे बोझ भी नहीं डालना चाहती, और हुकूमत को ये सारी लेजिस्लेशन करनी है जिसमें चूंकि उनकी सीट्स बढ़ गई हैं मगर फिर भी उनको अपोजिशन की जो दूसरी पार्टी उसकी सपोर्ट चाहिए होगी ताकि ये लेजिस्लेशन पास हो सके। तो बेसिकली आप समझते हैं कि चैलेंजेस हुकूमत के लिए बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी, अपनी कोalition पार्टनर्स के साथ भी, और इकनॉमिक फ्रंट पे भी। हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस $70 को टच कर रही हैं। जैसे आपने ख़ुद भी कहा, जो आवाम रिलीफ मांगते हैं वो देना बड़ा मुश्किल है। पिछली 2 दफ़ा से तो गवर्नमेंट खुद ही अपने रेवेन्यूज़ पे हिट लेके पेट्रोलियम प्राइसेस पास ऑन नहीं कर रही है। इन्फ्लेशन के नंबर्स जो फरवरी के आए हैं वो दिखा भी रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये मल्टीपल फ्रंट्स पे चैलेंजेस, आप क्या समझते हैं कैसे फिर गवर्नमेंट जो है ये चैलेंजेस का मुकाबला करेगी? और इसमें आप समझते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर, चलिए वो मैं अगला सवाल पूछता हूँ, पहले ये इसका जवाब ले लेते हैं फिर। देखिए, इसके लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं, वो ताकत शायद नहीं रही हुकूमत की जो पहले थी। तो मेरे ख्याल में अब हुकूमत को शायद एक स्ट्रेटजी के तहत अपोजिशन के साथ मिलके ये लेजिस्लेशन करनी होंगी। उनको कन्विंस करना होगा कि हमें टैक्सेशन को बढ़ाना है, उनको कन्विंस करना होगा कि हमें पावर सेक्टर के मसलों को हल करना है, और हमें फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। तो अब मेरे ख्याल में जो रिवेंज की सियासत थी या जो मार धाड़ की सियासत थी, उसको तब्दील करना पड़ेगा। अगर वो नहीं हुई तो फिर इकोनॉमी को वैसे ही बुरे हालात हैं, जैसे होने चाहिए ऐसे नहीं है, मगर वो ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं अगर हुकूमत या उसके कोalition पार्टनर्स ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं की। प्लस सबसे बड़ा चैलेंज है कि IMF की तलवार लटक रही है। अगर हुकूमत ने इसको प्रैक्टिकली नहीं किया और इम्प्लीमेंट नहीं कराया तो ये भी हो सकता है, जो हमने माजी में देखा है, कि IMF का प्रोग्राम डिसकंटिन्यू हो जाए, जिसकी रिपरकशन बहुत सिवियर हो सकती है। ठीक है। दूसरी तरफ लेकिन जो आपने कहा ना सोहेल के ये मार धाड़ वाली चीज़ें नहीं करनी है जो हम देखते हैं, और जो एक गवर्नमेंट का टफ स्टांस था, बातचीत करके आगे बढ़ना है, तो सारे हम पॉलिटिकल इकोनॉमी डिस्कस करें, लेकिन उसमें हमने ये भी देखा है कि फिर गवर्नमेंट कहती है कि जब भी हम अपोजिशन से बात करने को हम तो तैयार हैं, हम जाते हैं, लेकिन वो उनके पास सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है। पहले वो जो केसेस उनके खिलाफ नैब में हैं वो कहते हैं उनको देखो तो फिर हम कुछ बात करेंगे, तो वहाँ आके चीज़ें टक जाती हैं। तो ये अब इसको कैसे लेके आगे बढ़ा जा सकता है, ये स्टेलमेट जो है? कुछ ये एग्जेजरेशन है। अब फर्ज करें प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन में तो कुछ भी नहीं करना है ना। प्राइवेटाइजेशन में तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को काम करना है एग्रेसिवली, एक्टिवली। उसमें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं है। जो एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं वो इस हुकूमत ने थोड़े बहुत करने शुरू किए 2-2.5 साल के बाद, तो उसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं था। जो एनर्जी सेक्टर में चोरी है, जो डिस्कोज के मसले मसाइल हैं, उसको हल करना है, उसके लिए कोई अच्छा काबिल बोर्ड बनाना है, या वो उसको प्राइवेटाइज करना है, या कुछ भी करना है। तो मेरे ख्याल में ये जो स्लोगन है ये जान छुड़ाने वाली बात है। अगर किसी मैनेजर का काम चीज़ों को मैनेज करना है और वो कहते हैं मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब है कि वो मैनेजर इतना इफेक्टिव नहीं है। तो ये चैलेंज हर हुकूमत को होते हैं पाकिस्तान में, मगर अब ये चैलेंज इसलिए बढ़ गया है कि जो पोलराइजेशन है या जो पॉलिटिक्स है वो शायद अब आगे वाले दिनों में शायद उसकी नॉइज़ और उसकी इंटेंसिटी शायद बढ़ जाए। तो अब थोड़ा मार्केट पे बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी, स्पेशली जो सियासी तौर पे गैर यकीनी सूरत हाल होती है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं होती। हमने रिसेंटली देखा है कि बहुत सारे हाउसेस ने अपनी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट्स निकाली हैं और कोई वो टारगेट्स दे रहे हैं काफ़ी इंडेक्स के।
अब इस इवेंट के बाद आप क्या समझते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन और जो इससे पहले टारगेट्स इंडेक्स के दिए जा रहे थे वो चेंज किए जाएंगे और ऑन द लोअर साइड आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल मार्केट में जो अभी थीम है वो ग्लोबल एक थीम भी चल रही है। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मनी सप्लाई जो है पाकिस्तान की 10-11% बढ़ती थी वो 16-17% बढ़ गई है। और अब इतना आसान नहीं है पैसों को बाहर ले जाना, अब इतना आसान नहीं है प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा लगाना, और बेशुमार दूसरी सख्तियाँ हो गई हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। तो स्टॉक एक्सचेंज ही एक वाहिद या जो कुछ इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ हैं जो रह गए हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो लिक्विडिटी ज़्यादा है, जिसका आप इंडिया देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम्स ट्रेडेड हैं वो डबल से ज़्यादा हो गए हैं। तो इस थीम के साथ मार्केट में हलचल या एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा रहेगी, मगर आने वाले दिनों में जिस तरह मैंने कहा पॉलिटिक्स के साथ साथ इकोनॉमी पर भी काफ़ी ट्रिगर्स हैं या काफ़ी मार्केट मूवर्स हैं। जैसे आईएमएफ का जो एग्रीमेंट है जो नया जिसको आईएमएफ का बोर्ड उम्मीद है कि इस महीने के आखिर में अप्रूव करेगा, उसके क्या खद्दोखाल हैं, क्या प्रायर एक्शन हैं, क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हैं, उसको देखना पड़ेगा। दूसरी जानिब इकोनॉमी पे एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो राइजिंग इन्फ्लेशन है। अब जो ऑयल की प्राइस जिस तरह आपने मेंशन किया, दूसरी कमोडिटीज़ की प्राइस भी बढ़ रही हैं, तो उसका असर इंटरेस्ट रेट पर भी होगा। अब ये सवाल है नहीं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे कि नहीं बढ़ाए जाएंगे, कितने बढ़ाए जाएंगे और कब बढ़ाए जाएंगे, ये सवाल है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और ये थीम की लिक्विडिटी ज़्यादा है, मार्केट में एक्टिविटीज़ रहेगी, मगर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। और जो टारगेट की बात की, आजकल जो हालात हैं उस हिसाब से हमारा जो टारगेट है वो 52,000 का दिसंबर तक वो बज़ाहिर अचीव होता हुआ नज़र आता है। मगर कोई सियासी या कोई माशी नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाए तो फिर उसको एडजस्ट किया जा सकता है, मगर अभी बज़ाहिर लगता है कि अप डाउन्स होती रहेंगी। मगर ये अगर इकोनॉमी के हालात और सियासी हालात थोड़े काबू में रहे तो 52,000 साल के आखिर तक करना मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपने सुहेल कहा ना कि देखें अब ये सवाल ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये सवाल है कब बढ़ेगा। तो ज़ाहिर है जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में एक नियर टर्म जो इंडिकेशन दी थी स्टेट बैंक ने, वो तो मई की बात है। तो मई में और इस साल में आप क्या समझते हैं, इस कैलेंडर ईयर में आप कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देख रहे हैं? हमें लग रहा है कि ये 1% तक बढ़ेगा। जो हालात हैं हो सकता है 1 से 1.5 भी हो जाए, मगर अभी हमारे एक्सपेक्टेशन है कि ये मई से शुरू हो जाएगा, ग्रेजुअली 1% तो बढ़ेगा। मगर जिस तेजी से ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपने देखा होगा कि यूएस में 10 साल के जो यील्ड है वो भी बहुत ऊपर चली गई है, 1.6%। तो उसको देखते हुए कम से कम 1% या हो सकता है 1.5% हमें लगता है कि अगले 12 महीने में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। अगर इसके साथ साथ माशी इंडिकेटर्स या सियासी हालात सही रहे तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट को इफेक्ट नहीं करेगा। स्टॉक मार्केट को इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है अगर डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट्स हो जाएं या अगर पॉलिटिकल हालात बहुत ख़राब हो जाएं, तो ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अब डिपेंड करता है ना सिर्फ इन्फ्लेशन पे बट इस इंटरेस्ट रेट पे, बट ये भी कि सियासी हालात आगे क्या मोड़ लेते हैं। अच्छा, एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था, बीच में रह गया था, वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी रीडिंग अब क्या है कि इस जो वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख सेनेट का इलेक्शन हारे हैं, तो ये अब ज़ाहिर है कि हुकूमत की भी और प्राइम मिनिस्टर की डिसीजन होगा, वो ज़ाहिर मशवरा करके लेंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि वो हफीज़ शेख साहब खुद रुकना चाहेंगे, क्योंकि वो एज एन एडवाइज़र वापस भी आ सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन जो मेरी एक फीलिंग है, मेरा ओपिनियन है कि जो उस दिन उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो नहीं दिखा रही थी कि शायद ही वुड वांट टू स्टे। आपका क्या एनालिसिस है इस पे? देखें, अब आपको इस सवाल को इस तनाजुर में देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अर्से पहले एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि एडवाइज़र जो है अनइलेक्टेड पर्सन, वो ये बड़ी कमिटीज़ वगैरह को चेयर नहीं कर सकता, उसको अटेंड नहीं कर सकता। तो उस तनाजुर में देखें तो मेरे ख्याल में ये एज एन एडवाइज़र रहकर तो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, शायद वो खुद भी ना चाहें। अब हल यही है कि या तो उनको कहीं से सेनेटर या एमएनए मुंतखब कराया जाए। अगर देखें हुकूमत चाहती तो उनको सिंध से करवा सकती थी या केपी से सिंध से करवा सकती थी, जो उनकी स्टेबल सीट्स थी जहाँ पे दूसरे पीटीआई के रुकन मुंतखब हुए, मगर उन्होंने इसको प्रेफर नहीं किया, उनकी अपनी इंटरनल स्ट्रेटजी होगी। तो एक तो ये है कि उसको मुंतखब करा दें, और दूसरा ये है कि कानूनी तौर पर उनके पास आई थिंक जून तक का टाइम है, शायद आईएमएफ से कुछ
पहला जो रिव्यूज हैं 1-2 वो भी हो जाएंगे, बजट भी आ जाएगा, फिर उसके बाद एक दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर जो IMF को समझे, जो IMF से रिलेशनशिप और आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेशनशिप को बरकरार रख सके। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर को, जहां तक अखबारी इतलात हैं, इसीलिए तब्दील किया गया था कि शायद उनकी जो वेवलेंथ है वो IMF से नहीं बन रही थी। तो आप क्या देख रहे हैं सुहेल के फिर कोई दोबारा अगर ये जाते हैं तो कोई टेक्नोक्रेट ही आएगा, या जैसे एक हमें इनके वोट से पता चला कि शायद ये भी चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन जीत कर आए हैं उन्हीं में से किसी को लाया जाए फाइनेंस मिनिस्टर, तो आपका क्या एनालिसिस है? नहीं, लेकिन टेक्नोक्रेट को नहीं ला सकते ना, वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि वो फिर कमेटीज मीटिंग चेयर नहीं कर सकता, तो उनको लाना पड़ेगा विद इन द इलेक्टेड जो उनके पास हैं, चाहे वो असद उमर साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं, या किसी और को लाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज वो फिर इफेक्टिवनेस नहीं होगी। वैसे तो करने को तो ये भी कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने पास इसका औहदा रख लें और किसी को एडवाइजर मुंतखब कर दें टेक्नोक्रेट को। ये हो सकता है अगर वो टेक्नोक्रेट इस स्ट्रक्चर पे राजी हो, क्योंकि बहुत सारी ECC की मीटिंग्स होती हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की होती हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की होती है, तो फिर उनको वो हेड करना जो नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में करता है, शायद वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद सुहेल से हमारी बात हो रही थी सियासी सूरत हाल पे और उसके असरात मीशत पे और स्टॉक मार्केट पे। आखिर में हम स्टॉक मार्केट का जायज़ा ले लेते हैं। इस हफ्ते हमने देखा कि काफ़ी उतार चढ़ाव रहा स्टॉक मार्केट में। जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उसका जो रिजल्ट आया वो एक्सपेक्टेड नहीं था, लिहाजा अगले दिन ही हमने मार्केट को तकरीबन 2% नीचे बंद होते हुए देखा। आखिरी दिन में थोड़ी रिकवरी हुई इस उम्मीद पे कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे, जो उन्होंने कर भी लिया है। तो उम्मीद यह है कि मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो थोड़ी सी तेज़ी नज़र आती है। लेकिन बाकी एनालिसिस आपने सुना सुहेल का, जो कह रहे हैं कि आगे भी जाते हुए काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी मार्केट की अपवर्ड डायरेक्शन पे। उसमें सियासी सूरत हाल जो है वो नंबर 1 होगी, और जो की चैलेंजेस हैं इकॉनमी के उनको हुकूमत कैसे फेस करती है वो भी एक की होगा मार्केट के लिए। इसके साथ ही इस हफ्ते के कारोबारी हफ्ते से इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कारोबार TV।